साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर मैं इस वीडियो को आपके सामने लाया हूं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि पुलिस विभाग में जब किसी कर्मचारी की सेवारत स्थिति में मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को कई पदों पे सेवायोजन का यानी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और उन पदों में जैसे फॉलोअर का पद होता है यानी चतुर्थ श्रेणी, और तृतीय श्रेणी की बात करें तो कांस्टेबल का पद होता है, और द्वितीय श्रेणी में बात करें तो दरोगा का पद होता है, एसआई और एएसआई का पद होता है। तो इन जो एसआई और एएसआई के पद हैं इनके बारे में इस वीडियो में आप विस्तार से जानेंगे। पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय और सहायक उपनिरीक्षक लिपिक यानी बाबू उपनिरीक्षक लेखा यानी स्टेनो के बारे में आप विस्तृत जानकारी आई हम आपको देते हैं कि क्या प्रक्रियाएं हैं सेवायोजन के लिए, इसमें क्या एबिलिटी होती है, क्या परीक्षाएं किस प्रकार से जो आयोजित होती हैं, मेरिट किस प्रकार बनती है, इसके संबंध में आप जानेंगे। तो जैसे बात करते हैं, शुरू करते हैं हम उपनिरीक्षक पद से, उपनिरीक्षक गोपनीय से। ठीक है साथियों, उपनिरीक्षक गोपनीय से शुरू करते हैं। सामान्य प्रक्रिया की बात करें तो पुलिस विभाग के मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को नियमानुसार मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक गोपनीय के पद पर सेवायोजन हेतु आवेदन दे सकते हैं। उनके सेवायोजन के संबंध में कार्रवाई संबंधित जनपद पीएससी एवं इकाई यानी जिला पुलिस में या पीएससी में हो तो वहां पे यूनिट में देना होगा जहां पर पुलिसकर्मी की मृत्यु हुई थी या मृत्यु से पहले वह नियुक्त था, वहां उस जिले से वह प्रक्रिया सेवायोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, प्रारंभ की जाएगी। मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक गोपनीय के पद पर भर्ती हेतु सहसी अर्हता, अधिमानी अर्हता, शारीरिक मापदंड, टंकण एवं आशुलिक दक्षता एवं अर्हताएं एवं योग्यताएं वही रहेंगी, वही होंगी जो तत्समय प्रचलित नियमावली के अनुसार इस पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी से मांगी जाए। यानी वह योग्यता वही होगी जो सीधी भर्ती से नियुक्त किसी अभ्यर्थी से डिमांड की जाती है कि आपके पास ये योग्यताएं होंगी तब आप उपनिरीक्षक गोपनीय पद पर आवेदन कर पाएंगे। सेम एज वही योग्यता मृतक आश्रित के अंतर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थी से भी डिमांड की जाएगी। और इसके आगे यह है कि इस पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी को मृतक आश्रित के अंतर्गत जो आवेदन करता है उसकी न्यूनतम लंबाई में जो शासनादेश है उसके अंतर्गत 2 सेंटीमीटर की छूट होगी। बस इतना लाभ मिलेगा कि यदि 2 सेंटीमीटर लंबाई कम पड़ रही है तो वहां पे रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। संबंधित द्वारा मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु इस परिपत्र में जारी किए गए जो 37 बिंदुओं की चेकलिस्ट है उसके अनुसार चेकलिस्ट बनेगी और चेकलिस्ट के अनुसार मेरिट लिस्ट वगैरह आपकी तैयार होगी। उसके उपरांत आपका सेवायोजन कंफर्म किया जाएगा। चेकलिस्ट के अनुसार अगर अभ्यर्थी मृतक आश्रित के रूप में उपरोक्त पदों पर सेवायोजन हेतु उपयुक्त पाया जाता है तो उसका प्रकरण यानी उसकी फाइल संबंधित अभिलेखों की संपूर्ण सूचनाओं सहित पुलिस मुख्यालय इस समय जो लखनऊ में है, जो सिग्नेचर बिल्डिंग है, को उपलब्ध कराया जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा उस वर्ष मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक गोपनीय के पदों पर की जाने वाली भर्ती की संख्या नियमानुसार निर्धारित की जाएगी एवं उपरोक्तानुसार तैयार की गई अभ्यर्थी की संकलित सूची आवश्यक अभिलेखों सहित पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के अनुमोदन के उपरांत भर्ती बोर्ड को प्रेषित कर दी जाएगी। यानी यहाँ जब आपके जिले से सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, हर जिले में आप जान लें कि हर जिले में भर्ती बोर्ड होता है, वहां से आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाने के उपरांत उस फाइल को सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार में जो पीएचक्यू बना है वहां पे भेज दी जाएगी। वहां पे जो सबमिट करने का कार्यक्रम होगा, सबमिट करने का कार्य होगा वो डीजीपी के माध्यम से होगा और वहां उसके उपरांत वो भर्ती बोर्ड को जो पुलिस मुख्यालय में है वहां पे भर्ती बोर्ड कार्मिक विभाग को वो चीज फाइल आपकी प्रेषित कर दी जाएगी। अब आइए जानते हैं कि दक्षता मूल्यांकन परीक्षा क्या है, यानी कि क्या क्या एबिलिटी है मांगी जा रही है परीक्षा के लिए। ठीक है, उसको हम जानते हैं। इसकी बात करें तो उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों से उनकी दक्षता मूल्यांकन हेतु कंप्यूटर टाइपिंग
और आशुलिपिक में बैठने की अपेक्षा की जाएगी, आशुलिपिक की परीक्षा देने की अपेक्षा की जाएगी। इसमें पहले बात करते हैं कंप्यूटर की टाइपिंग परीक्षा की। तो कंप्यूटर टंकर परीक्षा में सफल होने के मानक वही होंगे जो उस पद के लिए यानी उपनिरीक्षक गोपनीय पद के लिए तत्समय प्रचलित उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली में विद्यमान होंगे। टंकण की परीक्षा कराए जाने की प्रक्रिया भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी कि इस प्रकार से आपकी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि जो आशुलिपिक की परीक्षा है, जो स्टेनो की जो परीक्षा होगी उसको कैसे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसके बारे में जानते हैं। आशुलिपिक की परीक्षा में सभी अभ्यर्थी को कंप्यूटर टाइपिंग में सफल रहते हैं उन्हें आशुलिपिक की परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। आशुलिपिक की परीक्षा में अर्हता के मानक वही होंगे जो सीधी भर्ती में डिमांड की जा रही है उस समय, ठीक है। यानी ये जरूरी नहीं है कि इस साल जिस मानक पर जो है परीक्षा हुई है टाइपिंग की चाहे स्टेनो की, वो अगले साल भी हुई होगी। उस समय जो भर्ती बोर्ड के द्वारा निर्धारण किया जाएगा उसके अनुसार होगी, उसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं होता है, थोड़ी मोड़ी चीज़ें जो है बदलती हैं बस। तो यही भर्ती बोर्ड का कहना है कि सीधी भर्ती के अनुसार जो आशुलिपिक में स्टेनो में जो डिमांड की जाएगी उसी अनुसार इसमें मृतक आश्रित के अंतर्गत आवेदन अब करने वाले अभ्यर्थियों से भी उसी प्रकार परीक्षा ली जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा एवं सहायक संवर्ग सेवा नियमावली में जो विद्यमान नियम रहेंगे उस तत्काल समय में उसी के अनुसार आपकी परीक्षा ली जाएगी। आशुलिपिक की परीक्षा भी जो है भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएगी। अगर उपरोक्त दक्षता मूल्यांकन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की संख्या मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक गोपनीय के पद पर भर्ती की जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या से कम या बराबर होगी तो उन सभी अभ्यर्थियों को चयनित करते हुए अंतिम चयन सूची बना ली जाएगी। यानी उस समय यदि मान लीजिए कि 240 या 250 रिक्तियां हैं उपनिरीक्षक गोपनीय के लिए और जो संख्या बल है पास होने का, सारी परीक्षाएं पास होने के बाद मेरिट बनने के बाद, तो वह 250 के बराबर है। यानी जितनी रिक्ति है उतने लोग पास हुए हैं या उससे कम पास हुए हैं तो उन्हें सीधे सीधे उसमें नियुक्ति दी जाएगी, उसमें मेरिट नहीं बनाई जाएगी। यदि जो संख्या रिक्ति का है उतने पास होते हैं या उससे कम पास होते हैं कोई मेरिट नहीं बनाई जाएगी, सीधे सीधे उन्हें नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी। मेरिट तब बनाई जाएगी जब रिक्तियों की अपेक्षा अधिक संख्या में अभ्यर्थी पास हो जाए, ऐसी स्थिति में मेरिट बना दी जाएगी और उन्हें मेरिट के आधार पर फिर उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। चयन सूची पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को भेजी जाएगी। इसे नियुक्ति की कार्रवाई कराने हेतु नियुक्त प्राधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। अब बात आती है लिखित परीक्षा की। लिखित परीक्षा आप लोगों में से कई लोगों का प्रश्न रहता है कि लिखित परीक्षा पहले होगी या स्टेनो की पहले होगी, क्या होगी। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ क्रम यही रहेगा, क्रम यही रहता है परीक्षा होने का। अब आइए देखते हैं लिखित परीक्षा की क्या है स्थिति। लिखित परीक्षा में है अगर दक्षता मूल्यांकन में सफल पाए गए यानी टाइपिंग और स्टेनो में आप सफल हो जाते हैं तो उन अभ्यर्थियों की संख्या दक्षता जो टाइपिंग टेस्ट और स्टेनो टेस्ट में सफल पाए गए अभ्यर्थियों की संख्या मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक गोपनीय के पद पर भर्ती किए जाने वाले पदों से अधिक हो तो भर्ती बोर्ड द्वारा उन सभी की एक लिखित परीक्षा कराई जाएगी। यदि रिक्त के से अधिक लोग पास हो जा रहे हैं तो उनकी लिखित परीक्षा की जाएगी। या रिक्त से कम लोग या रिक्त पद है उसके बराबर या उससे कम लोग टाइपिंग टेस्ट और स्टेनो टेस्ट में पास हो रहे हैं तो उन्हें डायरेक्ट बिना किसी लिखित परीक्षा के पास कर दिया जाएगा। यदि वह उनकी संख्या रिक्तियों से अधिक है तो उनसे लिखित परीक्षा कराई जाएगी। लिखित परीक्षा कराए जाने की प्रक्रिया इस परिपत्र के जो है यानी जो भर्ती बोर्ड रहेगा उसके अनुसार उसका निर्धारण किया जाएगा। मृतक आश्रित के रूप में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु दी गई प्रक्रिया में कराई जाएगी, लिखित परीक्षा के अनुसार होगी। यानी जो इस नॉर्मल प्रक्रिया होती है पुलिस उपनिरीक्षक के लिए वो जो पेपर वाइज उनकी सब्जेक्ट वाइज परीक्षा होती है,
पेपर होता है उसी अनुसार परीक्षा देनी होगी। उसी उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार भर्ती बोर्ड द्वारा मृतक आश्रित के उपनिरीक्षक गोपनीय के पदों की रिक्तियों के सापेक्ष अंतिम चयन सूची यानी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसे पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया जाएगा, जो इसे नियुक्त की कार्रवाई कराने हेतु तो नियुक्त प्राधिकारी को प्रेषित कर देंगे, उसे निर्देशित कर देंगे। अब आगे देखते हैं, चयन सूची में स्थान न पाने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा इस पद की भर्ती हेतु असफल घोषित कर दिया जाएगा। बोर्ड द्वारा प्रेषित की गई यह सूची रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी। अब ये तो बात हो गई उपनिरीक्षक की। अब बात करते हैं सहायक उपनिरीक्षक लिपिक एवं सहायक उपनिरीक्षक लेखा की बात हम करते हैं। ठीक है, इनकी क्या प्रक्रिया होगी इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। ये जो दोनों पद हैं इनकी भर्ती प्रक्रिया उपरोक्त दी गई उपनिरीक्षक गोपनीय प्रक्रिया के समान होगी, किंतु इनमें दक्षता मूल्यांकन है सभी अभ्यर्थियों को केवल कंप्यूटर टंकण परीक्षा कराई जाएगी। यानी जो सहायक उपनिरीक्षक लिपिक होंगे और यानी ASI-M और ASI लेखा जो रहेंगे उन्हें टाइपिंग टेस्ट देना रहेगा, केवल और केवल टाइपिंग टेस्ट देना रहेगा। ठीक है, कोई आशुलिपिक परीक्षा नहीं करानी होगी, आशुलिपिक की परीक्षा नहीं देनी होगी। कंप्यूटर टंकण की दक्षता मूल्यांकन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की आवश्यकता अनुसार लिखित परीक्षा भी उसी प्रक्रिया के अनुसार कराई जाएगी। यानी टाइपिंग के बाद यदि रिक्ति जो है उसके बराबर या उससे कम अभ्यर्थी टाइपिंग में पास हो रहे हैं तो उन्हें सीधी नियुक्ति दी जाएगी। यदि रिक्ति से अधिक संख्या में अभ्यर्थी पास हो जाते हैं तो उन्हें लिखित परीक्षा का सामना करना होगा। भर्ती बोर्ड द्वारा दोनों पदों की रिक्तियों के सापेक्ष अंतिम चयन सूची अलग अलग पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराई जाएगी, जो इस नियुक्ति की कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर देंगे। चयन सूची में स्थान जो नहीं बन पाएगा जिनका, उन्हें चयन सूची में स्थान ना पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को भर्ती बोर्ड द्वारा संबंधित पद की भर्ती हेतु असफल घोषित कर दिया जाएगा। यानी वही सेम प्रक्रिया है जो उपनिरीक्षक के लिए थी। बोर्ड द्वारा घोषित की गई यह सूचियां रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होंगी। तो साथियों, ये था आपके लिए जानकारी।